राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज हम HSSC ड्राफ्टमैन सिविल का पेपर लेकर आए हैं। ये भी पेपर 2021 में हुआ था। इस पेपर में जो भी हरियाणा जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब के डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा का यह बांध गुरुतोव बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें से कौन सा वो बांध है जिसको गुरुतोव बांध के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं हथीनीकुंड बैराज, सन्निहित सरोवर, अनंगपुर बांध या फिर बड़खल। तो गुरुतोव बांध के नाम से किसे जाना जाता है? अनंगपुर बांध को जाना जाता है। और ये कहाँ पर बना हुआ है? ये फरीदाबाद के अंदर बना हुआ है। सबसे पहले तो ये पॉइंट याद रखना है कि ये जो अनंगपुर बांध है ये क्या है? एक गुरुतोव बांध है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। गुरुतोव बांध कौन सा है? हरियाणा का एकमात्र गुरुतोव बांध है ये अनंगपुर बांध, फरीदाबाद के अंदर है। अगर हम यहाँ पर हथीनीकुंड की बात करें तो जो ये हथीनीकुंड बैराज है ये कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। और इसी को मतलब नाम बदल के इसका क्या कर दिया गया था? ताजेवाला बैराज है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको हथीनीकुंड बैराज, जिसको मछियारों का स्वर्ग बोला जाता है। यहाँ से दो नदियाँ निकाली गई हैं। और हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी है वो कहाँ से निकाली गई है? यहीं पर बांध बनाकर निकाली गई है, पश्चिमी यमुना नहर। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी कौन सी है? सन्निहित सरोवर ये कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। यहाँ पर जो 7 नदियाँ हैं उनका मिलन होता है। ऐसा माना जाता है कि भटकी हुई आत्माओं को शांति कहाँ पर मिलती है? सन्निहित सरोवर है, यहाँ पर मिलती है। और ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। बड़खल क्या है? एक झील है और ये भी कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद के अंदर स्थित है। 1947 में बड़खल झील है, इसका निर्माण किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अनंगपुर बांध एक क्या है? गुरुतोव बांध है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान में हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक यानी कि हरको है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये 2021 में पेपर लिया गया था। उस टाइम पर पूछा गया था कि हरको बैंक है उसके अध्यक्ष कौन है। सबसे पहले तो ये जो हरको है ये कब बनाया गया था? नवंबर 1966 में बनाया गया था, जब हमारा हरियाणा बना उस टाइम पर। और इसकी फुल फॉर्म भी पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक है इसकी फुल फॉर्म है। और वर्तमान में अभी हम 2024 की बात कर रहे हैं, ये उस टाइम पर 2021 में पेपर लिया गया था, उस टाइम पर अध्यक्ष पूछ रखे हैं, ये पुराना क्वेश्चन है। तो हरको बैंक के अभी 2024 की बात कर रहे हैं, 2024 में हरको बैंक के अध्यक्ष हैं वे कौन है? अजय भाटी जी हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये जो तराइन का युद्ध है ये कब लड़ा गया था? तराइन के 3 युद्ध हुए थे। तो जो पहला युद्ध है 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और दोनों में से कौन विजयी रहा था? पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था। 1191 में तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय, याद रखना, जो पृथ्वीराज चौहान है इसने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। और उसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। लेकिन इस युद्ध में कौन जीत जाता है? मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1192। पानीपत का तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 में। और विजयी कौन रहा था? मोहम्मद गौरी। और ये जो पृथ्वीराज चौहान है, याद रखना, इसके 2-3 पॉइंट हैं, पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। एक तो पृथ्वीराज चौहान की कचहरी किसे बोला जाता है? तोशाम के अंदर है। तोशाम की बारादरी को क्या बोला जाता है? पृथ्वीराज चौहान की कचहरी बोला जाता है। और पृथ्वीराज चौहान से क्या पूछा जाता है? इसके दरबारी कवि का नाम पूछा जाता है, चंद्रबरदाई। और उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। पेपर में पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो चंद्रबरदाई, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो ये पॉइंट है, ये याद रखना पृथ्वीराज चौहान से। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को भारत सरकार ने न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग पंजाब और हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने के लिए बनाया गया था? तो यहाँ से सबसे पहले तो याद रखना, जो जेसी शाह आयोग है ये बनाया गया था, ये किस लिए बनाया गया था? पंजाब और हरियाणा की जो सीमाएं है ये निर्धारित करने के लिए बनाया गया था। इसके पीछे की जो कहानी है, जो हमारा हरियाणा है उसका उदय कैसे हुआ था? सबसे पहले आज़ादी से पहले 1926 में पीरजादा मोहम्मद है, इन्होंने हरियाणा और पंजाब को अलग अलग बनाने की मांग उठाई थी। उसके बाद 1932 में दीनबंधु गुप्त है, इन्होंने भी मांग उठाई, लेकिन इनकी किसी की भी नहीं सुनी गई। पेपर में हमसे क्या पूछा जाता है? पेपर में पूछा जाता है सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई थी कि हरियाणा अलग राज्य बनना चाहिए? पीरजादा मोहम्मद अली ने। उसके बाद पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद सबसे पहले हरियाणा की अलग मांग किसने उठाई थी? मास्टर ताराचंद ने उठाई थी 1948 में। उसके बाद सच्चर फार्मूला आया 1 अक्टूबर 1949 को। उसमें क्या है, मतलब 2 अक्षेत्रों में बांट दिया, हिंदी अक्षेत्र और पंजाबी अक्षेत्र।
उसके बाद ये जो सच्चर फार्मूला ये भी फेल हो गया। फिर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया। उसके बाद 1966 में क्या आया था, जेसी सा समिति, जो हुकम सिंह है उस टाइम पर लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर ये जो जेसी सा आयोग है ये बनाया गया था। और इसी का दूसरा नाम क्या है, सीमा आयोग है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। जो जेसी सा समिति है इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे, एक तो खुद जेसी सा, यानी कि व्यक्ति का नाम है ये जेसी सा, ये खुद अध्यक्ष थे इस समिति के। जेसी सा, एस दत्त और एम फिलिप, ये 3 सदस्य थे। और सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर ये जो आयोग है ये बनाया गया था। इसी का नाम क्या है, सीमा आयोग है। और ये कब बनाया गया था, ये 23 अप्रैल 1966 को बनाया गया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस जेसी सा आयोग है, इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, 31 मई 1966 को पेश की थी। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों पूछे जा चुके हैं कि जो जेसी सा समिति है ये कब बनाई गई थी, 23 अप्रैल 1966 को बनाई गई थी। जेसी सा समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो लोकसभा के अंदर अपनी जो रिपोर्ट है इन्होंने कब प्रस्तुत की थी, 31 मई 1966 को प्रस्तुत की थी। और सरदार हुकम सिंह है, इन्होंने ये जेसी सा आयोग है ये बनवाया था। इसी का नाम क्या है, सीमा आयोग है। उसके बाद 1 नवंबर 1966 को सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर जो हरियाणा है और पंजाब है ये 2 अलग राज्य बना दिए गए थे। तो ये सारी पॉइंट्स हैं ये यहाँ से याद रखनी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 23 अप्रैल 1966 को। रविंद्रनाथ टैगोर ने खालिस्तान की घटना के विरोध में दर्द और क्रोध की अभिव्यक्ति के रूप में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। यानी कि HSSC के पेपर में, हर एक पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाए। हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल के पेपर में भी एक अलग सा नाम पूछा गया था जिसने अपनी उपाधि लुटाई थी। तो ये जो नाइटहुड की उपाधि है रविंद्रनाथ टैगोर है, इसने किस के बाद लौटाई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये क्यों हुआ था, ये जलियांवाला बाग, जो सैफुद्दीन किचलू है, सतपाल, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू है, इन दोनों को अंग्रेजों ने मतलब बंदी बना रखा था। और वहाँ पर सभा होनी थी जलियांवाला बाग के अंदर। तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़, मतलब बहुत सारी जनता इकट्ठी हुई थी उस सभा में भाग लेने के लिए। और उस टाइम पर जनरल डायर है, उन्होंने गोलियां चलवा दी थी। और वहाँ पर इतनी सारी मौतें हो गई थी, कुआं था पूरा कुआं, मतलब बहुत सारे लोगों ने तो जिंदा ही मतलब छलांग लगा दी थी इस कुएं के अंदर। तो इसलिए उसका नाम क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है। ये कब हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इस हत्याकांड के बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। जो महात्मा गांधी है, उन्होंने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि वापस की थी। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। अगर हम यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ें तो नोबेल प्राइज, साहित्य में नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे, रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में गीतांजलि पुस्तक है उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने थे, रविंद्रनाथ टैगोर। जो हमारा जनगण मन है इसके भी रचनाकार कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन है ये बनवाया था। और इसी शांति निकेतन को अभी जो यूनेस्को की साइट है उसके अंदर शामिल कर लिया गया है। 2024 के करंट का क्वेश्चन है। अभी टोटल है ना वर्ल्ड हेरिटेज कितनी हो चुकी हैं भारत की, टोटल 42 हो चुकी हैं। और 41वीं कौन सी है, शांति निकेतन, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ये भी शामिल हो चुकी है। 41वीं शांति निकेतन है, 42वीं होलेश्वर मंदिर है कर्नाटक का। टोटल 42 हो चुकी हैं। तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसको याद रखना। अगर हम चोरा चोरी घटना इसके बारे में बात करें तो 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और उस टाइम पर मतलब सभी के सभी पूरी जनता रोड पर आ गई थी। स्वदेशी है ये अपनाया था, विदेशी वस्तुओं को आग लगाई थी, मतलब पूरा बहिष्कार किया गया था विदेशी वस्तुओं का। और ये इतनी हिंसा फैल गई थी कि 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना, जो गोरखपुर में पुलिस स्टेशन है उसमें जिंदा पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था। 5 फरवरी 1922 को ये चोरा चोरी घटना हुई थी गोरखपुर के अंदर। और इसी से मतलब जो हमारे गांधी हैं वे क्या थे, अहिंसा के पुजारी थे। और उन्होंने ये बोल रखा था कि हम कभी भी हिंसा नहीं करेंगे। और जो ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था इसके अंदर मतलब इतने भड़क गई थी जनता कि जो ये पुलिसकर्मी है ये जिंदा जला दिए थे। तो गांधी ने कहा कि ये तो हिंसा फैल गई, इसलिए है ना इसने ये जो असहयोग आंदोलन है 5 फरवरी 1922 में ये चोरा चोरी घटना के बाद वापस ले लिया था। तो पेपर में यही पॉइंट पूछे जाते हैं। एक तो असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, 1920 में। और चोरा चोरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और ये चोरा चोरी घटना ये कब हुई थी, 5 फरवरी 1922 को हुई थी।
तो ये सारे पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। पेपर में पूछा जाता है बंगाल का विभाजन कब हुआ और किसके समय पर हुआ था। तो उस टाइम पर हमारे वायसराय कौन थे? कर्जन थे। तो याद रखना कर्जन के टाइम पर 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। लेकिन 1912 में जो दिल्ली दरबार सजाया गया था उसमें जो बंगाल विभाजन है इसको रद्द कर दिया गया था। ये भी पॉइंट यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन है सच्चर फार्मूला के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन से जिले हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यह भी बताया था जो सच्चर फार्मूला है 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला आया था और इसके द्वारा मतलब 2 भागों में बांट दिया गया था, एक तो पंजाबी क्षेत्र और एक हिंदी क्षेत्र। तो इसने ये पूछा है कि हिंदी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आ रहे थे हमारे, तो कौन कौन से थे? गुड़गांव, रोहतक, हिसार, ये तीनों हिंदी क्षेत्र के अंदर आते थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को प्लासी युद्ध में किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा हराया गया? तो इसने ये पूछा है सीधा सीधा कि प्लासी का युद्ध है ये कब हुआ था? तो ये जो प्लासी का युद्ध है ये 1757 में हुआ था। बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। लेकिन सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफर, उसकी गद्दारी के कारण जो मीर जाफर है इन्होंने अपनी जो सिराजुद्दौला इसकी की सारी प्लानिंग रॉबर्ट क्लाइव को बता दी। अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ रहे थे रॉबर्ट क्लाइव इसको बता दी, जिसके कारण जो सिराजुद्दौला ये हार जाते हैं। तो पेपर में दोनों तीनों पॉइंट पूछे जाते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव को। पेपर में यह भी पूछा जाता है कि किसकी गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला ये युद्ध हार जाते हैं? तो मीर जाफर की गद्दारी के कारण ये युद्ध हार जाते हैं। तो याद रखना 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। ये भी याद रखना, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। 21 क्वेश्चन है इस नगर को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है? तो कौन से नगर को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला या फिर रोहतक। तो हरियाणा की राजनीतिक राजधानी किसे बोला जाता है? रोहतक को बोला जाता है। और रोहतक को क्या बोला जाता है? एजुकेशन हब भी किसे बोला जाता है? रोहतक को बोला जाता है। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कौन सी होगी? रोहतक होगी। और रोहतक की अगर हम बात करें तो रोहतक में क्या क्या है? रोहतक रेवड़ी और गज्जक के लिए बहुत फेमस है। पेपर में बहुत बार पूछा जा लिया कि रेवड़ी गज्जक के लिए फेमस कौन सा शहर है? रोहतक शहर है। तेलियार झील कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है, ये भी कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। एमडी यूनिवर्सिटी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ पर खुला था? रोहतक के अंदर 1926 में पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज है हरियाणा का पहला कॉलेज खोला गया था। लाखन माजरा गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? रोहतक के अंदर है। और अभी रोहतक में मार्च 16, 17, 18 मार्च को बाबा मस्तनाथ का मेला भी लगा है। और बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी ये भी कहाँ पर होगी? रोहतक के अंदर ही होगी। और क्या है रोहतक के अंदर? गोकर्ण का तालाब कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद, लाल मस्जिद, तीनों की तीनों मस्जिद कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। अम्बाला को क्या बोला जाता है? मिक्सी सिटी बोला जाता है। कुरुक्षेत्र को क्या बोला जाता है? धर्म नगरी। सिटी ऑफ पार्क्स भी किसे बोला जाता है? कुरुक्षेत्र को बोला जाता है। जो यमुनानगर है इसका पुराना नाम क्या है? अब्दुल्लापुर। और इसको क्या बोला जाता है? पेपर सिटी बोला जाता है। पेपर सिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यमुनानगर के अंदर गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो इसीलिए जो गन्ने का वेस्टेज बचता है उससे क्या बनते हैं? पेपर बनते हैं। अब सबसे ज़्यादा गन्ना जहाँ पर है तो वहीं पर सबसे ज़्यादा पेपर बनाए जाएंगे। तो पेपर है जो कागज़ है, इसलिए इसको यमुनानगर को पेपर सिटी बोला जाता है। और एशिया की सबसे पुरानी पेपर मिल है बिल्ट, ये भी कहाँ पर है? यमुनानगर में है। कपाल मोचन का मेला कहाँ पर लगता है? यमुनानगर के अंदर लगता है। कपाल मोचन गुरुद्वारा भी कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। हल्दी प्लांट भी कहाँ पर बनाया जा रहा है? यमुनानगर। तो ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। तो हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कौन सी होगी? रोहतक। लेकिन हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, ये भी याद रखना। 19वें एशियाई खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो 2021 में ये पेपर लिया गया था और उस टाइम पर पूछा था कि 19वें एशियाई खेल है इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा। और अभी 2023 में इन खेलों का आयोजन किया गया था चीन के अंदर, हांगजो चीन के अंदर 19वें एशियाई खेल है इनका आयोजन किया गया था। और जो पैरा एशियाई खेल है इनका भी आयोजन कहाँ पर किया गया है? हांगजो, चीन का ये शहर है हांगजो, यहाँ पर दोनों के दोनों खेल करवाए गए हैं, एशियाई भी और पैरा एशियाई भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
हमने यहाँ तक क्या याद रखना है, जो 19वें एशियाई खेल है इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी, चौथी रैंक पाया था, इसने 28 गोल्ड जीते थे इंडिया ने। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ से याद रखना। 19वें नंबर के एशियाई खेल हांगजो चीन के अंदर हुए हैं, इंडिया की रैंक कौन सी है, चौथी, और 28 गोल्ड जीते हैं इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है, यह नदी घग्गर की सहायक नदी है। कल की जो क्लास करवाई थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ रखा था। तो यही फायदा है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये पढ़ने का, क्योंकि HSSC बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करती है और ये कम से कम 3-4 बार ये क्वेश्चन मेरा आगे आ लिया कि घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना घग्गर नदी हमारे लिए। तो घग्गर नदी की सहायक नदी बतानी है, ऑप्शन दे रखे हैं, साहिबी नदी, यमुना नदी, कौशल्या नदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो घग्गर की 2 सहायक नदियां हैं, एक तो होगी कौशल्या नदी और एक और कौन सी नदी है, झाझरा नदी भी जो घग्गर नदी है इसकी सहायक नदी है। घग्गर नदी कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के जो सिरमौर जिला है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ से डांगसाई की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से ये घग्गर नदी निकलती है। अगर हमसे पूछा जाए कि शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। जो डांगसाई की पहाड़ियाँ ये शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर ही आती हैं। और पेपर में अक्सर ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। तो याद रखना, मारकंडा नदी भी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, घग्गर नदी भी शिवालिक की पहाड़ियों से ही निकलती है। टांगरी नदी, मोरनी की पहाड़ियाँ, ये किसका पार्ट है, शिवालिक की पहाड़ियों का ही पार्ट है। तो माना जाएगा कि जो टांगरी नदी है वो भी कहाँ से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से ही निकलती है, या फिर अलग से दे रखा होगा मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये याद रखना है, घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के डागसेई की पहाड़ियाँ या फिर शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। घग्गर नदी से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, पंचकुला से प्रवेश करती है। अगर किसी ने मेरी नदियों की वीडियो नहीं देखी है तो 10-15 मिनट की वीडियो बना रखी है नदी की। HSSC ने जितने भी क्वेश्चन नदियों से पूछ रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। जैसे घग्गर नदी से किस किस टाइप में, मतलब किस तरह के क्वेश्चन बना के HSSC ने क्वेश्चन पूछे हैं, सारे के सारे कवर करवा रखे हैं। एक बार जाके क्लास जरूर देखना। जो घग्गर नदी है ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, ये पंचकुला से प्रवेश करती है, और ये क्वेश्चन पूछा जा लिया। जो घग्गर नदी है पंचकुला के अंदर कौन सा बांध बनाती है, कौशल्या बांध बनाती है। और घग्गर नदी सिरसा के अंदर O2 बैराज, जो O2 बैराज है घग्गर नदी पर सिरसा के अंदर बना हुआ है। जो घग्गर नदी के द्वारा बाढ़ के मैदान बनाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, नैली। जो मारकंडा नदी है वो भी बाढ़ के मैदान बनाती है, और घग्गर नदी है ये भी बाढ़ के मैदान बनाती है। तो घग्गर नदी के द्वारा जो बाढ़ के मैदान बनाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, नैली बोला जाता है। और जो घग्गर नदी के द्वारा छोटे छोटे नाले बनाए जाते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, चो बोलते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा लिए HSSC के द्वारा। तो याद रखना, यहाँ पर घग्गर की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, कौशल्या नदी हो जाएगी। साहिबी नदी तो कहाँ से निकलती है, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा के साउथ में बहती है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है हरियाणा के किस जिले में स्थित है, यमुनानगर में, रेवाड़ी में, गुरुग्राम में, या फिर सिरसा में। तो हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय पार्क हैं। जो नेशनल पार्क हैं 2 हैं। जो वन्य जीव अभ्यारण्य है कितने हैं, 8 हैं। पेपर में पूछा गया था कि हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं या फिर कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो याद रखना, जो राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क हैं, ये कितने हैं, 2 हैं। एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है और एक कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। जो कलेसर वाला है वो कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ पर स्थित है, गुरुग्राम के अंदर स्थित है। और 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भी याद रखना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कुनाल और बनावली के प्राचीन स्थल खालिस्तान नदी के किनारे स्थित हैं। तो ये पूछ रखा है, जो कुनाल और बनावली है ये किस नदी के किनारे स्थित थे, यमुना नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, मारकंडा या फिर घग्गर नदी के। जो कुनाल और बनावली है ये जो प्राचीन स्थल है ये कहाँ पर स्थित है, ये फतेहाबाद के अंदर है। एक तो ये याद रखना। और बनावली से क्या मिले थे, जो हल हैं, जो खेतों में हल जोते जाते हैं वे सब कहाँ से मिले थे, बनावली से मिले थे। कुनाल और बनावली दोनों कहाँ पर स्थित हैं, फतेहाबाद के अंदर हैं। और किस नदी के किनारे स्थित हैं, ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगर हम और जो प्राचीन स्थल है उनकी बात करें तो सबसे मेन कौन सा है, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पर है, हिसार के अंदर है। और राखी गढ़ी के अंदर ही अभी अंतर्राष्ट्रीय जो संग्रहालय है वो बनाया जा रहा है राखी गढ़ी के अंदर। और कौन सा है, मिताथल। मिताथल कहाँ पर है, भिवानी के अंदर है। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। राखी गढ़ी सबसे इंपॉर्टेंट है। राखी गढ़ी हिसार के अंदर है, मिताथल भिवानी के अंदर है, बनावली कुनाल फतेहाबाद के अंदर है,
दौलतपुर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। बालू कहाँ पर है, कैथल के अंदर है। अगर किसी ने ये वाली क्लास नहीं देखी है, मैंने हरियाणा का प्राचीन इतिहास है उसकी क्लास बना रखी है, बिल्कुल थ्योरी की क्लास है, बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं, एक एक क्वेश्चन ढूंढ के उसके अंदर लिख रखा है कि HSSC ने कौन कौन से क्वेश्चन आज तक पूछे हैं इन सब से। तो हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास है उसकी क्लासेस एक बार जाके जरूर देखना, बहुत फायदेमंद साबित होंगी हरियाणा पुलिस के लिए। मारकंडा है, मारकंडा का पुराना नाम क्या है, अरुणा। घग्गर नदी के बारे में अभी बताया था, तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे कि जो नदियों का टॉपिक है एक बार जाके उसको जरूर देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे अगर 22 के 22 जिले और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जैसे नदियों का, वनों का, सारे के सारे टॉपिक हैं उन पर वीडियो बना रखी है, एक बार जाके जरूर देखना। 41 क्वेश्चन है, हरियाणा के स्टार स्मारक में खालिस्तान की समाधि है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा लिया, ग्राम सचिव 2021 का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, और ये जो ड्राफ्टमैन सिविल का पेपर है 2021 में, ये भी इसमें पूछा गया है। तो जो स्टार स्मारक है सबसे पहले तो याद रखना, स्टार की जगह सितारा भी आ सकता है हिंदी में। स्टार स्मारक या फिर सितारा स्मारक है, ये कहाँ पर है, ये भिवानी के अंदर है, और ये किसकी समाधि है, ये ताराचंद जी की है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जो नेकीराम शर्मा है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कलिंगा भिवानी के अंदर। जो ये कलिंगा है पहले रोहतक के अंदर आता था, लेकिन अब जब अलग से ये जिले बनाए गए तो कलिंगा कहाँ पर चला गया, भिवानी के अंदर चला गया। तो नेकीराम शर्मा है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कलिंगा भिवानी के अंदर शुरू हुआ था। और इनकी एक पत्रिका है, कौन सी पत्रिका है, 1930 में संदेश पत्रिका है, ये किसने निकाली थी, नेकीराम शर्मा ने निकाली थी। देवीलाल कौन है, हरियाणा का ताऊ जननायक किसे बोला जाता है, देवीलाल को। यूनिवर्सिटी भी इनके नाम पर है, 2003 में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर है। और 1989 और 91 तक यानी कि 2 साल भारत के छठे उप प्रधानमंत्री बने थे पंडित देवीलाल। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ताराचंद। 45 क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले को फर्निशिंग रेसे और गलीचों के लिए जाना जाता है। तो फर्निशिंग रेसे और गलीचों के लिए किसे जाना जाता है, ऑप्शन दे रखे हैं, पानीपत, मेवात, पंचकुला या फिर हिसार। तो फर्निशिंग रेसे और गलीचों के लिए किसे जाना जाता है, पानीपत को जाना जाता है। बुनकर नगरी भी किसे कहा जाता है, पानीपत को कहा जाता है। दरी बनाने वाला केंद्र भी किसे बोला जाता है, पानीपत को। पेट्रोकेमिकल अब किसे बोला जाता है, पानीपत को। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्निशिंग रेसे गलीचों के लिए फेमस कौन सा हो गया, पानीपत। पचरंगा अचार के लिए भी फेमस कौन सा है, पानीपत। तो ये सारे जो इसके नाम है याद रखना। और पानीपत के अंदर क्या क्या है, पानीपत के अंदर 3 युद्ध हुए थे। काबुली बाग मस्जिद पानीपत के पहले युद्ध से संबंधित है। काला अम्ब स्थान पानीपत के तीसरे युद्ध से संबंधित है। सलारगंज गेट कहाँ पर है, पानीपत में है। हरियाणा का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है 6 लेन का, कहाँ पर बनाया गया है, पानीपत के अंदर बनाया गया है। ब्लू जे लेक है, ये भी कहाँ पर है, पानीपत के अंदर ही है। पेट्रोकेमिकल अब किसे बोला जाता है, पानीपत को। 2G एथेनॉल प्लांट कहाँ पर बनाया गया है, पानीपत के अंदर। और पानीपत के अंदर क्या है, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन है, 1973 में शुरू किया गया था। पेपर में पूछा गया था कि पानीपत थर्मल पावर स्टेशन है किस वर्ष चालू किया गया था, 1973 में चालू किया गया था। पानीपत के आसन गांव में स्थित है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा का राजकीय पशु क्या है। तो हरियाणा का राजकीय पशु क्या है, बाघ, हाथी, काला हिरण। तो सबको पता है हरियाणा का राजकीय पशु क्या है, काला हिरण। राजकीय पक्षी क्या है, काला तितर। खेल कौन सा है, कुश्ती। वृक्ष कौन सा है, बरगद। तो ये सारे याद रखने हैं। तो राजकीय पशु क्या हो जाएगा, काला हिरण। अगर काला हिरण ऑप्शन में नहीं है तो क्या ऑप्शन में मिलेगा, नीलगाय, ये भी मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, इस वन्य जीव अभ्यारण्य को सोनसर वन भी कहा जाता है। कल की क्लास में एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया था। मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊँ ना, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं HSSC में, तो रोज़ है क्लास लगाया करो। और जितनी भी जो भी एक्सप्लेनेशन बताई जाती है उसको चाहे रफली नोट्स बनाओ, लेकिन नोट्स तो ज़रूर बनाने चाहिए। जो भी जिसके बारे में कुछ भी नया क्वेश्चन बताया जाता है तो उसको ज़रूर नोट किया करो। तो ये क्वेश्चन बताया था कि सोनसर वन के नाम से किसे जाना जाता है। कल का क्वेश्चन क्या था कि कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है हरियाणा के अंदर, 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिनमें से एक तो नार वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, ये कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर। भिंडावास, खप्परवास, ये दोनों कहाँ पर हैं, झज्जर के अंदर हैं। छिलसिला कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। सरस्वती कहाँ पर है, कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर है। अगर ऑप्शन में दोनों है तो हम कैथल के साथ जाएंगे। अबूझशहर कहाँ पर है, सिरसा के अंदर है। तो सोनसर वन है, इनके नाम से भी किसे जाना जाता है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य को जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी।
याद रखना, ये जो छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है ये हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है और अबूबसैर सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, सिरसा के अंदर है जो। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य को सोनसर वन है इनके नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्यम घने वन के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र रखता है। तो सबसे ज़्यादा मतलब वन है ये पूछ रखे हैं कि किस जिले के अंदर है। वनों पर बिल्कुल नई रिपोर्ट के अनुसार, जो अभी नई रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार वीडियो बना रखी है। वनों पर अगर किसी ने मतलब 5 मिनट की भी वीडियो नहीं होगी और बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से कवर हो जाएंगे वनों के ऊपर, तो उस वनों की वीडियो है उसको जाके ज़रूर देखना और कॉपी में नोट ज़रूर करना। जो सबसे ज़्यादा घने वन है ये कहाँ पर बताए गए हैं, ऑप्शन दे रखे हैं पंचकुला, करनाल, कैथल और जींद। तो कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर है। और सेकंड नंबर पर कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर है। सबसे ज़्यादा वन पंचकुला के अंदर, सेकंड नंबर यमुनानगर के अंदर, सबसे कम कहाँ पर है, पलवल के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त कौन है। तो जो ये लोकायुक्त है ये कहाँ से लिया गया है, एक तो ये स्वीडन देश से ये लिया गया था। जो वर्तमान में लोकायुक्त हैं ये कौन है, हरिपाल वर्मा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पहले कौन थे, नवल किशोर अग्रवाल थे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आता है। तो देख लो बिल्कुल नया सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि कौन सा जिला है जो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंदर आता है। तो कौन सा आता है, ऑप्शन दे रखे हैं भिवानी, रेवाड़ी, कैथल और मेवात। तो कौन सा आता है, कैथल। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगर हम कैथल की बात करें तो कैथल को क्या बोला जाता है, छोटी काशी बोला जाता है नवग्रह कुंडों के कारण। तो जो ये नवग्रह कुंड है ये कहाँ पर है, कैथल के अंदर है। इन्हीं के कारण कैथल को क्या बोला जाता है, छोटी काशी बोला जाता है। भिवानी को मंदिरों के कारण छोटी काशी बोला जाता है, कैथल को नवग्रह कुंडों के कारण। 11 सुदी मंदिर कहाँ पर है, कैथल के अंदर है। और कैथल का पुराना नाम क्या है, कपिस्थल। भगवान हनुमान की नगरी किसे बोला जाता है, कैथल को बोला जाता है। नीम साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है, कैथल के अंदर है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। और जो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड है इसके अंदर भी कौन सा आ रहा है, ये कैथल जिला ही आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का गुड़गांव मानेसर बावल क्षेत्र खालिस्तान के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो गुड़गांव मानेसर और बावल है ये किस लिए फेमस है, सबको पता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। गुड़गांव मानेसर है ये दोनों क्या है, एक तो मानेसर क्या है, एक पुलिस जिला है। और गुड़गांव के अंदर 2 जो नगर निगम है ये बनाए गए हैं। मानेसर भी एक नगर निगम बना दिया गया है अभी, और गुड़गांव खुद है ये 2008 में बना था गुड़गांव। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोमोबाइल। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय कॉरपोरेट मामले हैं ये कहाँ पर स्थित है, मुरथल, कुंडली, जसोर, मानेसर। तो भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान कहाँ पर स्थित है, मानेसर के अंदर। मानेसर कहाँ पर है, गुड़गांव के अंदर स्थित है। और ये बिल्कुल नया नगर निगम बना है। टोटल 11 नगर निगम बन चुके हैं हरियाणा के अंदर। 11वां और नवीनतम कौन सा है, मानेसर। अगर हम यहाँ पर मानेसर की बात करें तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है हरियाणा का, कहाँ पर स्थित है, मानेसर के अंदर है। 1997 में बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मुरथल किसके अंदर आता है, सोनीपत के अंदर आता है। तो मुरथल के अंदर क्या है, भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, मुरथल के अंदर स्थित है। कुंडली भी कहाँ पर है, सोनीपत के अंदर आता है। तो ये याद रखनी है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने करनाल में एक इंडो इजराइल बागवानी परियोजना किसानों को खालिस्तान उगाने हेतु समर्थ बनाने के लिए स्थापित की है। तो करनाल के अंदर इंडो इजराइल यानी कि इंडिया और इजराइल है, इन दोनों ने क्या बनाई है, एक बागवानी परियोजना बनाई है। करनाल के गरोंडा के अंदर बनाई गई थी किसानों के लिए। और इसमें क्या स्थापित करने के लिए, जो बेमौसमी सब्जियां हैं इनके लिए ये जो परियोजना है ये बनाई गई थी। यानी कि सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ पर बनाया गया है, गरोंडा करनाल के अंदर बनाया गया है इजराइल की सहायता से। जो उत्कृष्टता केंद्र है इनसे भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे प्याज का उत्कृष्टता केंद्र अभी बनाया गया है, कहाँ पर बनाया गया है, मेवात के अंदर बनाया गया है। और कुरुक्षेत्र के रामनगर है वहाँ पर क्या है, शहद का उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। या फिर हम बोल सकते हैं मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर बनाया गया है, कुरुक्षेत्र के अंदर बनाया गया है। मंजियाना सिरसा में क्या है, जो फलों का उत्कृष्टता केंद्र है वो बनाया गया है। और जो भिवानी है उसमें अभी मतलब हरियाणा का 5वां बागवानी उत्कृष्टता केंद्र है गिगनाऊ भिवानी के अंदर खोला गया है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं कि याद रखने हैं। जो सब्जी का है,
सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है, ये कहाँ पर है? करनाल के गरुंडा में स्थित है। अगर हम यहाँ पर करनाल की बात करें तो दानवीर कर्ण ने करनाल को बसाने का काम किया था और कर्ण झील भी कहाँ पर है? करनाल के अंदर ही है। नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर कौन सा था? करनाल था। हरियाणा का पेरिस किसे बोला जाता है? करनाल को ही बोला जाता है। लिबर्टी शूज के लिए फेमस कौन सा है? करनाल। दान का कटोरा किसे बोला जाता है? करनाल को बोला जाता है। अदिति मंदिर भी कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। किसान मेला कहाँ पर लगता है? करनाल के अंदर लगता है। तो सारे के सारे पॉइंट एक बार देखते ही याद आने चाहिए। 22 के 22 जिलों पर बिल्कुल अपडेट के साथ को वीडियो बना रखी है। जितने भी क्वेश्चन HSSC ने पूछे हैं सारे के सारे कवर कर रखे हैं। एक बार जाके 22 की 22 जिलों पर वीडियो है, उसको जाके जरूर देखना। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके सब ने बताना है। लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।